देखो, लास्ट क्लास जो टॉपिक था जिसको जानना जरूरी है आज की क्लास के लिए, वो टॉपिक कौन सा था? तो वो टॉपिक था वेपर प्रेशर। क्लियर है ना? वेपर प्रेशर आपको समझना जरूरी है। जब आप लास्ट क्लास अगर नहीं आए थे तो, और आए थे तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जरूरी है। देखो, हम लोग ऐसा समझे थे कि सपोज हम एक कंटेनर में लिक्विड ले रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे मान लो पानी ही है, वाटर ही है। ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक सॉल्वेंट भरा हुआ है या फिर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, कुछ भी है वैसा। और हम इसमें क्या करते हैं? तो हम इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ इस कंटेनर को हम क्या करते हैं? ढक देते हैं। तो जब हम इस कंटेनर को क्लोज करके और इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो होता क्या है कि ये जो लिक्विड है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? वेपर में। और जो वेपर है वो कंटेनर क्लोज होने के कारण वेपर बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो वेपर यहीं पर जमा हो जाता है और इस खाली जगह में वेपर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। दैट मीन्स की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगता है। वेपर का क्वांटिटी इंक्रीज होते होते एक ऐसा कंडीशन अराइज होता है कि यहां वेपर का क्वांटिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि अब फर्दर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेपर इतना अधिक हो गया है कि अब वेपर को रखने का जगह ही नहीं है। लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली यहां से जा रहा है, इस वजह से होगा क्या कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना कंटिन्यू रखेगा और यहां वेपर का कंसंट्रेशन अपने पीक पर है पूरा, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना है तो कुछ वेपर को किसमें कन्वर्ट होना होगा? लिक्विड में। तो अब इस कंडीशन पर पहुंचने के बाद जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा वैसे वैसे कंडेंसेशन भी होगा। मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ में होने लगेगा। जितना इवेपोरेशन होगा एग्जैक्टली उतना ही क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये इक्विलिब्रियम में आता है, जितना लिक्विड वेपर में जा रहा उतना ही वेपर लिक्विड में आ रहा, दैट मीन्स की कंडीशन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अरे समझ रहे हो ना? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर एग्जैक्टली वही ना हो रहा, जितना इवेपोरेशन हो रहा उतना ही क्या हो जा रहा? कंडेंसेशन हो जा रहा। इस कंडीशन में इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझे बात को? तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कंडीशनल होता है। मतलब वेपर प्रेशर ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी जो वेपर है, मतलब वेपर का जो भी प्रेशर है वो वेपर प्रेशर हो गया। जब कंटेनर क्लोज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा, उस कंडीशन पर लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? वेपर प्रेशर पर मेनली 2-3 फैक्टर ऐसा है जो अपना इफेक्ट डालता है। कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फैक्टर्स इफेक्टिंग टू वेपर प्रेशर हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग टू वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का जो डेफिनेशन वगैरह है वो जो लोग नहीं आए थे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? लिख लीजिएगा किसी का कॉपी से, या लिखवा दें? लिखो। हेडिंग दो वेपर प्रेशर। लिखो, वेपर प्रेशर is the state of dynamic equilibrium. Vapor pressure is the state of dynamic equilibrium between evaporation and condensation. Evaporation and
कंडेंसेशन। एक मिनट, क्या बोले हम? वेपर प्रेशर इज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हाँ, फुल स्टॉप दे दो, चलेगा वैसे, लिखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and in closed container, at constant temperature and in closed container, when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, comma, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid, is called vapor pressure. और हमको लगता है कि क्लियर है क्या वेपर प्रेशर क्या होता है? क्लियर है। देखो, लास्ट टॉपिक यही हुआ था। आज का टॉपिक जो है ना, ये बिल्कुल वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। इस वजह से लास्ट क्लास और आज के बीच में एक लिंक कनेक्ट करना बहुत जरूरी था, ठीक है। और हमको लगता है कि थोड़ा सा बैच के रिकॉर्डिंग का साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। क्या आ रहा ना? हमको आ रहा है। एब्सेंट करना, हाँ हाँ, देखो इतना बच्चा एब्सेंट कर रहा है, उसके पीछे का रीजन यही है ना कि थोड़ा सा भी धूप नजर आ गया या थोड़ा सा भी मन किया कि नहीं जाए, दोपहर का समय है तो फिर सो जाते हैं। आखिर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। रिकॉर्डिंग को थोड़ा डिले करने की जरूरत है। मतलब रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगा, लेकिन अपलोड जो है ना, हाँ 2 क्लास के बाद होगा। अपलोड जो है वो 2 क्लास के बाद होगा, ठीक है, या 1 क्लास के बाद होगा। 2 नहीं तो 1 क्लास के बाद होगा। मंडे का रिकॉर्डिंग वेडनेसडे को शाम में अपलोड होगा, हाँ, ताकि जिसका मजबूरी में क्लास छूटे वो कॉल करके बोले तो उसको अलग से लिंक भेज दे, वो अलग बात है, लेकिन बैच में नहीं। फिर तो मतलब बढ़िया हो जाएगा सबके लिए। जब मन नहीं किया, क्लास नहीं गए और 5G का अनलिमिटेड इंटरनेट है, आराम से बैठ के और रिकॉर्डिंग कर लिए घर पे, मतलब देख लिए घर पे। चलो, टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग टू वेपर प्रेशर। और इन फैक्टर्स में हम लोग कौन कौन से फैक्टर के बारे में बात करेंगे? तो हमारा जो सबसे पहला फैक्टर होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर का क्वांटिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेपर ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो जब वेपर ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो वेपर प्रेशर का कंडीशन भी जल्दी अराइज होगा, क्योंकि जितना जल्दी यहां वेपर भरेगा उतना ही जल्दी ये कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? सेम होगा। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। समझ गए बात को ना? तो वेपर का क्वांटिटी यहाँ पर जल्दी ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो कंडेंसेशन भी जल्दी होने लगेगा। मतलब टेम्परेचर के साथ एक सीधा सा फैक्टर है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है, हम सिंपली यहां पर लिख दे रहे हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास,
वो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर तो बाबू वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से डिपेंड करेगा। जैसे सर नेचर ऑफ सॉल्यूट में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो वोलाटाइल सॉल्यूट है, volatile solute increases vapor pressure of solution and non-volatile solute decreases the vapor pressure of solution। जो वोलाटाइल सोल्यूट होगा वो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा और जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा वो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब सर बात ऐसा है कि वोलाटाइल किसको बोलते हैं एंड नॉन वोलाटाइल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं वोलाटाइल? सिंपल है कि जो वेपर प्रोड्यूस करता है उसको वोलाटाइल बोलते हैं और जो वेपर प्रोड्यूस नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। एक सिंपल सी बात है, जैसे सपोज कि आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, और सब्जी में पानी ज्यादा पड़ गया, ग्रेवी बनाना था, पानी ज्यादा पड़ गया, तो क्या करेंगे? थोड़ा देर उसको और खौला देंगे, थोड़ा उसको हीट और दे देंगे, तो जो वाटर था वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और मस्त ग्रेवी वाला सब्जी तैयार हो जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन मान लो कि अगर सब्जी में पानी के बदले नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या करेंगे? पानी मिला देंगे और तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अगर बहुत ज्यादा नमक पड़ गया तो आप सोचे कि जैसे पानी को उबाल के और उड़ा दिए थे, उसको इवेपोरेट कर दिए थे, वैसे थोड़ा सब्जी को और खौला देते, जो नमक है वो भी वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? आप नमक को हीट देके उड़ा सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स कि सॉल्ट वेपर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो सॉल्ट क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल। बट वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, तो वाटर क्या हो गया? वोलाटाइल। समझे बात को ना? तो वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर प्रोड्यूस करता है। तो एक सिंपल सी बात है, हम क्या लिखें कि वोलाटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है ना, मान लो ये सॉल्वेंट है और आप इसमें क्या करते हैं कि आप इसमें वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो वोलाटाइल है तो उसका भी वेपर होगा। जो सॉल्वेंट है वो तो ऑलरेडी वेपर प्रोड्यूस करता है, तभी तो वेपर प्रेशर के कंडीशन में आया। अगर सॉल्वेंट ही नॉन वोलाटाइल होता तो वेपर प्रेशर क्या आता? कभी नहीं आता। समझे बात को ना? तो जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वोलाटाइल है। अगर आप इसमें सॉल्यूट भी वोलाटाइल ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का भी अपना वेपर है और जो सॉल्यूट ऐड किया उसका भी अपना वेपर निकलेगा, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बट अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा कि सॉल्वेंट अगर वोलाटाइल है तो वो वेपर प्रोड्यूस करेगा, बट जो आप नॉन वोलाटाइल ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को तो बढ़ा देगा, लेकिन क्या उस अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा? नहीं होगा। समझे बात को? तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूट वोलाटाइल होगा तो इंक्रीज करेगा, बट अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तो इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वोलाटाइल सॉल्यूट है इंक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इट डिक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बात को ना? तो वोलाटाइल किसको बोलते हैं हम लोग? तो वोलाटाइल उसको बोलते हैं विच प्रोड्यूसेस वेपर, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं? तो विच डज नॉट प्रोड्यूसेस वेपर। आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहां पे हम एग्जाम्पल में वाटर लिख देते हैं, इथेनॉल लिख देते हैं, ये सब वोलाटाइल होता है। आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप यहां पर सॉल्ट ले लीजिए, इवन आप शुगर ले लीजिए। कभी आपका चाय में चीनी ज्यादा पड़ जाए तो क्या उसको हीट देके उड़ा सकते हैं? कभी नहीं, ठीक है। आप यहां पर ग्लूकोज ले सकते हैं। ये सब जो होता है ना, ये सब क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। बाकी आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारा चीज ऐसा देखते होंगे जिसको हीट दीजिए तो इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसा जिसको हीट देंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा। तो वही वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का डेफिनेशन हो गया। कुछ बोल रही नहीं? समझ में आ गया ना? ठीक है।
तो ये दो फैक्टर है जो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालेगा। तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम जेईई नीट में खूब बढ़िया बढ़िया आता है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर में, और वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हो गया ना, वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर एग्जाम में, मतलब एग्जाम में बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका वेपर में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ना, क्योंकि अगर कहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसको आपको थोड़ा हीट भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ताकि पहले उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो, उसके बाद वो फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी लेस होगा। अब बात ऐसा है सर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम लोग कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो हम लोग लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब लिक्विड में बेसिकली हमको कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल सकता है, तुम ही बताओ, जो हम लोग को हर जगह मिलता है, जो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है। लिक्विड्स के केस में हम लोग किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, बोलो। अरे भाई अभी हाल फिलहाल में भी हम लोग पढ़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या। अरे लिक्विड के बीच में हम लोग जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में होता है ना, ध्यान में। तो हम लोग जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात यहां पर कर सकते हैं। वैसे हम ये पॉइंट तुमको पहले समझा दें, लिखवा या छोड़ो लिखवाएंगे बाद में, पहले समझ लो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो वेपर प्रेशर है उससे रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। ठीक है, आ जाओ बाबू आ जाओ। आज फिर ट्रेन लेट था, बैठो, बड़ा गर्मी गर्मी हुआ, पंखा के नीचे बैठ जाओ कहीं। देखो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक रेसिप्रोकल रिलेशन होगा किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उसका वेपर बनाने का टेंडेंसी लेस होगा, और वेपर बनाने का टेंडेंसी लेस होगा तो फिर उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम ही होगा ना, वेपर प्रेशर भी लो होगा। क्लियर है। एक बात समझो, जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कौन कौन सा, आपको ऑर्डर अरेंज करने के लिए दिया था वेपर प्रेशर का। एक बार क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन नीट में दिया, ठीक है, और फिर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जेईई में आया, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने में डिफरेंस था, थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं। अब वो क्या डिफरेंस था आप देखिए, आपको दिया गया था इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, क्लियर। वो हम पहले CH3 लिख दिया गलती से, तो हम CH3CH2OH लिख दिए, एक ही बात है, C2H5OH, ठीक है। साथ में आपको दिया गया इथिलीन ग्लाइकोल, ये इथिलीन ग्लाइकोल है। इसके बाद आपको दिया गया
ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ये इथिलीन ग्लाइकोल है, और ये तो आप वेल फैमिलियर हैं इसके साथ, ये क्या है, इथेनॉल है। समझ गए बात को? और आपको कुछ खास नहीं, आपको बस वेपर प्रेशर का ऑर्डर अरेंज करने के लिए दिया गया था कि वेपर प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। अब आपको अरेंज वो नहीं करना था, आपको ऑप्शन था, बताना था कौन सा अरेंजमेंट सही है। वैसे फिलहाल अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, आप किसका बताइएगा? एक बार आप टॉपिक को समझ लें, बढ़िया से दिमाग में डाल लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम यहां पर बात कर रहे हैं OH बॉन्ड है, तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। समझ गए बात को ना? तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करें तो इन तीनों में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? बताइए किसका होगा? इथेनॉल का होगा, इथिलीन ग्लाइकोल का होगा, या ग्लिसरॉल का होगा? किसका होगा? बोलो, हाँ बोलो किसका होगा? अरे बोलो, कुछ तो बोल। इथेनॉल का होगा? आप लोग बोलिए कुछ। अरे ऐसे थोड़ा कुछ एक्टिविटी दिखाओ, ऐसे गमला के जैसा एकदम शांति से, मतलब बिना हिले डुले मत रहो, ठीक है? हाँ देखो, ये बात सही है कि सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? इथेनॉल का होगा, ठीक है? एक बात समझो, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करें, हमको ये बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये बड़ा गलत बात है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का पार्शियल निगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यही कहलाता है। अगर कहीं OH बॉन्ड है या फिर कहीं NH बॉन्ड है या फिर कहीं HF बॉन्ड है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही 3 जगह होता है, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, जहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, और जहां फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो। जैसे इथेनॉल वाला केस हम लोग कई बार ऐसे देख चुके हैं कि ये अगर हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, ऐसे अगर हमारे पास इथेनॉल है तो हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल निगेटिव। हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन, फिर इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन। इस तरह का ये जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम दिए हैं? तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग नाम दिए हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे बात को? क्लियर है? अरे बोलो कुछ, हाँ ना बोलो। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा वहां वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा, तो वेपर बनने का टेंडेंसी उसका क्या होगा? कम होगा। तो सर अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां पर होगा? जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में किस टाइप का बॉन्ड होगा? या तो OH बॉन्ड, या तो NH बॉन्ड, या फिर HF बॉन्ड। समझ रहे हो बात को ना? तो अगर हम थोड़ा देर के लिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटाएं और हम सिर्फ OH बॉन्ड से रिलेटेड बात करें कि अगर कहीं OH बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा OH बॉन्ड होगा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? जितना ज्यादा OH बॉन्ड होगा उतना ज्यादा इस टाइप का अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इथेनॉल में 1 OH है, इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH है, तो जाहिर सी बात है कि इसके 1 OH का दूसरे OH के साथ अट्रैक्शन था, इसमें 2 OH है, तो इसके 2 OH का इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 OH के साथ अट्रैक्शन होगा। अरे होगा कि नहीं? इसके 3 OH बॉन्ड का इसी मॉलिक्यूल के
तीन तीन OH बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, समझे। तो जैसे जैसे हम इन केसेस में ऐसे जा रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट जैसे हम लिखे वैसे जा रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ OH बॉन्ड ज्यादा है। तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, ज्यादा है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अरे क्लियर हुआ? ये सिंगल स्टैंड हटा के बैठो बाबू, समझ गए बात को। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो डेफिनेटली उसी के पास होगा जिसके पास OH बॉन्ड का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम OH बॉन्ड किसके पास है, इथेनॉल के पास है। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, इथेनॉल का। और सबसे कम जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, ग्लिसरॉल का। समझे बात को ना, क्योंकि ग्लिसरॉल में OH बॉन्ड का क्वांटिटी ज्यादा है। और अगर OH बॉन्ड का क्वांटिटी ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इन तीनों में अगर हम आसानी से किसी को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कौन सा है, इथेनॉल है। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा इथेनॉल का होगा। उसके बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो इथिलीन ग्लाइकोल का होगा। और सबसे कम जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, ग्लिसरॉल का होगा। ये बात क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन एक बार जेई में और एक बार नीट में, दोनों में आ चुका है। लेकिन हम बोले तो थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस यही था जो यहां लिखा हुआ है। नीट में ये क्वेश्चन दिया था और जेई में ये दिया था, ठीक है। अब जेई नीट में डिफरेंस समझ में आ गया ना। यहां पर नीट में जब दिया फॉर्मूला दे दिया था, और फॉर्मूला दे दिया तो भाई बात आसान हो गया। जिसके ध्यान में आ गया OH बॉन्ड ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड के बेसिस पे तुरंत बता दिया। अब जिसको फॉर्मूला ना मिल करके क्या मिला, नाम मिला। अब इथेनॉल का तो याद रहता है, इथिलीन ग्लाइकोल भी कई बार मिलता है तो याद हो जाता है। ग्लिसरॉल वगैरह का जनरली याद नहीं रहता है, समझे बात को। और अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बिना फॉर्मूला याद किए हुए आपको पता कैसे चलेगा कितना OH बॉन्ड है, या कोई कुछ और है तो कितना NH बॉन्ड है, कितना HF बॉन्ड है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो जेई और नीट का लेवल में यही थोड़ा सा फर्क होता है। नीट वाला आपको थोड़ा सा आसान करके दिया था। हालांकि नीट का क्वेश्चन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आसान होता है। नीट का क्वेश्चन सही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जेई से आसान होता है या कुछ भी, ऑलमोस्ट वो कंपेयर करने वाला होता है। थोड़ा नीट का क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, उसमें कैलकुलेशन कम, कंसेप्ट ज्यादा होता है। तो अगर कंसेप्ट आपका 100% क्लियर नहीं होगा ना तो नीट वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जेई का क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट भी चाहिए और साथ में कैलकुलेशन भी चाहिए, समझ गए, ये डिफरेंस होता है। और उसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम देने के पीछे का रीजन है कि आपको जेई 3 घंटे में 25 क्वेश्चन देता है और नीट आपको 3 घंटे में 45 क्वेश्चन देता है। तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे देगा तो तुम कितना सोल्व कर पाओगे, समझे बात को। तो ये डिफरेंस है। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखिएगा, समझ गए बात को ना, नोट कीजिए। कुछ पॉइंट हम लोग इसमें लिख लेते हैं और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन जो तुम पूछे उस पर भी हम आते हैं कि अगर हमको बाय द वे नहीं दिया गया, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहचान पाए नहीं, अगर है तो पहचानना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से किसी तरह का बॉन्ड नहीं हुआ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो कैसे देखेंगे। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ और फिर भी आपको वेपर प्रेशर पता लगाना है तो उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है, मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो इजीली स्केप कर पाएगा, वो वेपर आसानी से बनाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो वेपर देर से बनाएगा। तो जो वेपर जल्दी बनाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, बात खत्म, समझ गया बात को ना। तो वहां मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे चल जाएंगे। ये पॉइंट हम लिखवा देंगे, पहले जरा इसका पॉइंट हम लिखवाएं, लिखो। लिखो, मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, more is the intermolecular forces
more is the intermolecular forces between molecules, less is the tendency to escape, less is the tendency to escape. अरे भाई क्या लिखें? Less is the tendency to escape, and hence less is the vapor pressure, and hence less is the vapor pressure, and hence less is the vapor pressure, less is the vapor pressure. क्लियर है? एक पॉइंट और लिखिए, क्योंकि आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम बोले ना, सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलेगा तो वो क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी जो सबसे ज्यादा बॉन्ड मिलेगा ना इन तीनों में, वो तुमको मिलेगा कौन सा? OH बॉन्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लो कि मोर इज द नंबर ऑफ OH बॉन्ड, more is the number of OH bond more is the hydrogen bonding, more is the hydrogen bonding more is the hydrogen bonding, and less is the vapor pressure, and less is the vapor pressure. ठीक है, तो आप ये सब एग्जांपल्स लिख चुके हैं, ये सब लिख लिया आप लोग? अच्छा, लिखवा दिए थे पहले, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक फैक्टर और जरा जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, मोलिकुलर मास का, कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको नहीं दिख रहा, तो वहां पर हम कौन सा फैक्टर लेकर चलेंगे? फिर इंटरमोलिकुलर मास। ठीक है, तो 3 फैक्टर हम लोग लिखे ना। आप 4th फैक्टर, अच्छा ये 4 फैक्टर हो गया, कौन कौन सा फैक्टर हो गया? ये 3 नंबर होगा ना, हमको लगता है बाय मिस्टेक हम 4 लिख दें, तो 4th नंबर आप लिख लें मॉलिक्यूलर मासेस। फोर्थ नंबर फैक्टर आप लिखें मॉलिक्यूलर मासेस। Molecular masses, and vapor pressure is inversely proportional to molecular mass। मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? ठीक है, हालांकि इसका जरूरत आपको ना के बराबर पड़ेगा, बट आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा तो वो बताना मेरा काम है, हम बता दिए। चलिए, अब आप एक पॉइंट नोट करके लिखिए जरा, उसके बाद हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जरा वो बनवा दें हम, उसके बाद आते रॉल्स लॉ पर। लिखो, देखो, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन does not depends on mass of liquid given in container, mass of liquid given in container। देखो आप कंफ्यूज मत होना, मास ऑफ, हम यहां लिखवाए हैं कि मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अभी लिखवा रहे हैं कि मास पर डिपेंड नहीं करता। तो मॉलिक्यूलर मास और वो जो मास हम लोग ले रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है। हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं, और अभी जो लिखवा रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कंटेनर में कितना क्वांटिटी में लिए हैं कोई लिक्विड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं? वेपर प्रेशर तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप ये बात इक्विलिब्रियम चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन एंड ओनली फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो है क्या? टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर के अलावा और कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। समझे बात को? अगर कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा भी तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये बात आप जानते हैं कि अगर हम मास वगैरह रिमूव कर लेते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का किसी का भी, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो तुरंत फिर क्या होता है, उस जो जिस चीज को हम रिमूव कर रहे हैं, जिसके कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, वो तुरंत फिर उसको क्या कर लेता है? मिनिमाइज कर लेता है। ध्यान में है ना? हम लोग रिएक्टेंट का मास निकाल लेते थे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता था, प्रोडक्ट का मास निकाल रहे थे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता था, ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम को क्या कर सके? अटेन कर सके, फिर से इक्विलिब्रियम पर पहुंच सके। तो वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट जरा ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी मिलता है और बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले नोट करके ये जो लिख रहे हैं वो लिखे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ, क्या लिखे आप? वेपर प्रेशर does not depends on mass of liquid given in temperature, given in container, कॉमा देकर लिखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और भी लिख सकते हो कॉमा देकर शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। साइज, शेप, इन सब पर भी डिपेंड नहीं करता है। शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। Full stop. It is because vapor pressure is an equilibrium constant. It is because vapor pressure is an equilibrium constant. Vapor pressure is an equilibrium constant which only depends on temperature, which only depends on temperature. समझ रहे हो बात को ना? वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बाकी ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। क्या होता है तुमको बता रहे हैं, ये वेपर प्रेशर का जो पार्ट है ना, लोग इसको इतना ज्यादा डीपली नहीं जाते कहीं भी, इवन एनसीईआरटी नहीं गया, आप कहां से जाइएगा? बहुत ज्यादा डीपली इस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, और हर साल कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो। छोटा ही क्वेश्चन है बट वो छूट जाएगा, तो क्यों छोड़ना है? उससे रिलेटेड जो टॉपिक है जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेना है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन वैसा है, जैसे अभी जो हम 2 क्वेश्चन करवाएं, मतलब वो एक ही था, कौन सा? OH बॉन्ड के बेसिस पे जो डिपेंड किया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम सिलेक्टेड थोड़ा लिख के लाए हैं, इस वजह से हम लिखो जरा। लिखो, अ कंटेनर कंटेन्स A container contains 1 gram of water. 1 gram of water. A container contains 1 gram of water. Full stop. The volume of container. The volume of container is V1. V1. The volume of container is V1. And the temperature is T1. And temperature is T1. And temperature is T1. Full stop. What will happen? What will happen if दो क्वेश्चन है, तो व्हाट विल हैपन इफ डैश दीजिए, फर्स्ट नंबर में लिखिए, ए बी करके आप लिख सकते हैं या 1 2 लिख करके लिख सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ मास ऑफ H2O बिकम्स हाफ, mass of H2O becomes half,
और सेकंड है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स volume of container becomes reduced to वन थर्ड, ऐसे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स रिड्यूस टू वन थर्ड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज 20 mm ऑफ Hg। प्रेशर का यूनिट होता है ना mm ऑफ Hg, वही दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है क्या होगा बताइए। आपको एक वेपर प्रेशर दे दिया, आप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पता है ये सिंपल सा क्वेश्चन भी बच्चा वेपर प्रेशर के डीप कंसेप्ट में नहीं जाने के कारण ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी छोड़ के आता है। ठीक है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आपको मतलब समझने में 2-4 सेकंड और बनाने में 30 सेकंड 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? एक सिंपल सी बात है, आप समझिएगा। मिटा रहे इसको। आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है जिस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है V1 है, और उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या है T1 है, और उसमें क्या लिया गया है, तो उसमें 1 ग्राम H2O लिया गया है। ठीक है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा, हाँ, और इसका वेपर प्रेशर भी है। इसमें वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है इस कंटेनर के अंदर? जो 1 ग्राम H2O है, उस 1 ग्राम H2O का वेपर प्रेशर है 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन ये है। अब आपको उसमें क्या चेंज करना है, तो आपको चेंज करना है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ H2O बिकम्स हाफ, ये ना। तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि मास ऑफ H2O बिकम्स हाफ, और सेकंड आपसे बोला जा रहा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स रिड्यूस टू 1/3, ये बोला जा रहा आपसे। ठीक है, समझ रहे बात को? अब आपसे बोला जा रहा, बताइए क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा? कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, सही बात है, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि बात किया जा रहा वेपर प्रेशर के बारे में, और रिड्यूस किया जा रहा किसको? यहां मास को। फिर यहां किसको कम किया जा रहा? वॉल्यूम को। और अभी हम लोग नोट करके ये पॉइंट लिखे थे कि वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट लिखवाए भी हैं, वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करता है, एंड मास पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो जब मास पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर यहां अनअफेक्टेड है, उसके बारे में कोई बात नहीं किया गया। सिर्फ बात किया गया कि H2O का मास को हाफ कर देते हैं। मतलब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इस बार कंटेनर हमारे पास वही है, बस हम इसमें 1 ग्राम के बदले क्या ले लिए? 0.5 ग्राम। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग था, अब 0.5 ग्राम के अकॉर्डिंग होगा उतना ही, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझे बात को? तो यहां पर भी हम लिखेंगे, इस पॉइंट में भी हम यही लिखेंगे कि वेपर प्रेशर रिमेन्स अनअफेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। समझ गए? यहां पर अरे भाई, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स रिड्यूस टू 1/3। यहां क्या बोला जा रहा कि आपके पास जो कंटेनर था, उस कंटेनर को जिसका वॉल्यूम V1 था, आप उसको 1/3 कर दिए, मतलब आप उसको V1/3 कर दिए। लेकिन इस कंडीशन में भी फिर वाटर कितना है आपका? 1 ग्राम H2O ही है, और टेम्परेचर इज स्टिल T1, और यहां भी टेम्परेचर क्या है? T1 है। यहां तो वॉल्यूम भी क्या है? V1 है। तो इस कंडीशन में आप मास को हाफ किए, इस कंडीशन में आप वॉल्यूम को 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिए, लेकिन टेम्परेचर यहां भी T1 था, टेम्परेचर यहां भी T1 था, और ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट है हमारे
कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है तो वेपर प्रेशर में भी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझे बात को? तो था ना ये सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन वेपर प्रेशर के डीप कंसेप्ट में नहीं जाते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है, क्योंकि बच्चा को ये नहीं लगता ये कुछ नहीं होगा। बच्चा को क्वेश्चन देखने के बाद ये दिमाग में आता है कुछ तो होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली आपके दिमाग में यहाँ पे कुछ तो होगा, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। ये दिमाग में नहीं आता है कि बदलाव कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग ला रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बट इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। तो ये सिंपल है, तो आप इसका आंसर यही लिख लेंगे। आपका जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर आप लिख लीजिएगा कि वेपर क्या लिखिएगा, वेपर प्रेशर रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्या? बिकॉज अगर थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो आप आराम से बढ़िया से लिखेंगे, बिकॉज इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which does not depends on mass। समझ गए बात को? और यहां भी आप वही पॉइंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज still unaffected because it also does not depends on वॉल्यूम। समझ गए बात को ना? वेपर प्रेशर यहां भी अनअफेक्टेड रहेगा बिकॉज ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ दे दिया जाता तो हम यहां पर कोई डेटा तो दिया हुआ था नहीं, तो हम लोग कुछ बता नहीं पाते कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा नहीं होगा, बट ये जरूर बता देते हैं कि अगर टेम्परेचर कम किया हुआ रहता, बोला जाता कि टेम्परेचर इज रिड्यूस, तो हम लोग बोलते हैं हाँ वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर इज इंक्रीजेस तो हम लोग बोलते हैं हाँ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये हम लोग पहला ही फैक्टर में आज बात किए थे। समझ गए ना? तो ये आप लिख लें और हो गया ये क्लियर। वेपर प्रेशर का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग वेपर प्रेशर से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसको बोला जाता है रॉल्स लॉ, ठीक है, सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है रॉल्स लॉ, उस पर बात करेंगे। उस रॉल्स लॉ के पहले थोड़ा रॉल्स लॉ का तैयारी करना होगा, समझाना होगा कुछ। देखो हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। तो अब जो रॉल्स लॉ है ना, इट इज रिलेशन बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। जब हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में हेनरी लॉ भी चला आता है, बिकॉज हेनरी लॉ इज रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, था ना? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ही रिलेशन था ना हेनरी लॉ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन था, ये पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन होगा। वहां पार्शियल प्रेशर हम लोग उस गैस का लेते थे जिस गैस को लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट किया जाता था। यहां पार्शियल वेपर प्रेशर लेंगे उसी लिक्विड का वेपर का, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं, वही वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, उसी के प्रेशर का हम लोग वेपर प्रेशर यहां लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अलग होगा। मतलब सबसे पहले तो हम ये पॉइंट इसमें बोल सकते हैं कि इट इज रिलेशन बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर and mole fraction of
कंपोनेंट, ये किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप है। और अभी जो हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, देखो रॉल्स लॉ दो तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है रॉल्स लॉ फॉर कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, और दूसरा पढ़ना है रॉल्स लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है। हम इसमें लिख नहीं रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ वोलाटाइल, बट समझाएंगे तो वोलाटाइल के रिस्पेक्ट में समझाएंगे। और आप ये ध्यान में रखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपसे अगर कोई ऐसे ओनली रॉल्स लॉ पूछता है कि रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ आप जो हम बता रहे हैं यही बताएंगे। ठीक है, अगर स्पेशली कोई पूछा जाएगा कि रॉल्स लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे उसके बारे में बात होगा। ठीक है, अभी रॉल्स लॉ मतलब ये जो पढ़ रहे हैं इसको भी समझना पड़ेगा। जैसे सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम एक सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्वेंट लिए, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट, 100% प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे ढक देते हैं, क्लोज कर दिए। फिर हम यहां पर इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, ये साइन हम नहीं देते, ये साइन का मतलब अक्सर कभी कभी लगता है कि इंक्रीज हो रहा टेम्परेचर, तो छोड़ देते, कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तो जो सर वेपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। फिर यहां वेपर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वेपर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वेपर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोल देंगे वेपर प्रेशर। यहां तक तो क्लियर है कहानी, ठीक है ना, कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्लोज कंटेनर में, तो हम लोग उसको बोल देंगे वेपर प्रेशर। चलेगा। अब देखिए, सपोज कि हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का लेट अस कंसीडर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू PS नॉट। मान लो कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो PS नॉट है। मतलब सर ये PS नॉट का मतलब क्या हुआ, P इज प्रेशर, S इज सॉल्वेंट, S स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। अब S का मतलब सॉल्यूट भी होता है, S का मतलब सॉल्यूशन भी होता है, बट फिलहाल हम यहां पर लिख दिए हैं, तो ये PS S क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। आपको ये नोट का टर्म जहां भी मिलेगा केमिस्ट्री में, इसका दो मतलब होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, दोनों मतलब कि कहां पर कौन सा मीनिंग लगाएंगे। एक मीनिंग होता है प्योर, अगर कहीं आप नोट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, जो कंपोनेंट है वो क्या है, बिल्कुल प्योर है, उसमें और अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। समझ गए बात को ना। और नोट का दूसरा मीनिंग होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो वैल्यू लिया गया वो किस पर लिया गया, STP पर लिया गया। तो बात ऐसा है कि हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर का बात कर रहे हैं, और वेपर प्रेशर का बात हम लोग STP पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में बहुत कम ही कंपोनेंट होगा जो कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यहां पर जो नोट रिप्रेजेंट किया गया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर। चलेगा, क्लियर है। सपोज लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू XS। जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का उसको हम क्या ले लिए, XS। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान देना, हमारे पास एक सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट में फिलहाल कुछ नहीं, हमारे पास एक सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट को हम वेपर प्रेशर के कंडीशन पर ले गए, उसका वेपर प्रेशर मेजर किए और उस वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लिए, PS नॉट। ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन को हम क्या कंसीडर कर लिए, XS। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस सॉल्वेंट में, जब ये वेपर प्रेशर के कंडीशन में पहुंच चुका है, तो अब हम इस सॉल्वेंट में
वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। अब हम इस सॉल्वेंट में क्या करते हैं, वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। तो जब हम सॉल्वेंट में वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए बात को ना? मतलब ये हम ये बोलना चाह रहे हैं, ऑन एडिंग volatile solute the vapor pressure of solution, अब सॉल्वेंट ही लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूट ऐड करनी है, तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, इंक्रीजेस। इसके बाद लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीएस। समझने वाला पॉइंट यहीं पर है, कंफ्यूजन यहीं होता है। एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम ले लिए पीएस नॉट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम ले लिए एक्सेस। फिर हम इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन हम क्या ले लिए, पीएस। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां भी एस स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, यहां भी जो एस है दिस स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, और यहां भी जो एस है वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। फर्क ये है कि ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का है, और ये जो वेपर प्रेशर है वो है सॉल्वेंट का ही, लेकिन सॉल्वेंट प्योर नहीं है। प्योर नहीं है मतलब सर क्या हो गया, तो बात ऐसा है कि अब हम उसमें क्या ऐड कर दिए, अब हम उसमें ऐड कर दिए सॉल्यूट। तो जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिए तो अब आप उसको प्योर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो वेपर प्रेशर लिए हैं वो अभी भी हम किसका कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्वेंट का ही। समझ गए बात को? अब यहां पर लगता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को लिख के ही समझाया जा सकता है, इस वजह से हम आपको पहले लैंग्वेज लिखवा देते, लेकिन अब आप जरा यही लिख के ही समझिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप सॉल्यूशन लें या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी मत लें, सॉल्वेंट भी क्यों लें, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि इसको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। मतलब सर, मतलब ये कि पीएस इज इक्वल टू पीएस नॉट इंटू एक्सेस। अब जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेट यहां पर वेपर प्रेशर हो गया है हर जगह, हमको हर जगह क्या लेना चाहिए, लेट पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, प्योर नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर। प्योर बोला जाता तो हम पहले किसको ले लेते हैं, पीएस नॉट को। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट दैट मीन्स कि पीएस इज इक्वल टू इट्स प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स कि पीएस इज इक्वल टू पीएस नॉट इनटू एक्सेस। यही है मोल फ्रैक्शन, समझे? सॉरी, यही है रॉल्स लॉ, समझे बात को? तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पीएस होता है दैट इज इक्वल टू पीएस नॉट इनटू एक्सेस। कहीं कहीं जब आप रॉल्स लॉ पढ़ेंगे
तो उसको एक अलग तरीके से भी पढ़ाया जाता है। हम बता दें ताकि आप कहीं और देखें या पढ़ें बाय द वे कोई बुक में तो कंफ्यूज ना हो। क्या कंफ्यूज ना हो, वहां पर यह बोला जाता है कि द प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर, नॉट प्योर सॉरी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां जो कांस्टेंट लिया जाता है ना, वो कांस्टेंट एक्चुअल में ले लिया जाता है PS0। तो बात बराबर है, ठीक है। उस तरीके से याद रखने से ज्यादा बेटर है कि हम रॉल्स लॉ को ऐसा ध्यान में रखें कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। समझ गए बात को? जैसे सपोज लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, जिस बाइनरी सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है हमारे पास A एंड B है। ये यहां पे लिखना पड़ेगा, जगह कम इस वजह से हम डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। आप यहां तक लिखिएगा, ये मत लिखिएगा अभी तो खैर समझना है। तो A का सपोज कि A का पार्शियल वेपर प्रेशर PA है और B का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, PB है। A का प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर PA0 है और B का प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, PB0 है। सपोज कि A का मोल फ्रैक्शन XA है और B का मोल फ्रैक्शन XB है। तो अगर हम रॉल्स लॉ लगाते हैं तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PA0 XA A के रिस्पेक्ट में, और PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू हो जाएगा PB0 XB। और हम लोग अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जगह नहीं है रहने देते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग जानते हैं कि जो P टोटल होता है वो PA प्लस PB के इक्वल होता है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पहले 11th क्लास में गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर था, उसमें पढ़ना था, ठीक है। बट वो नहीं है, अब रहा नहीं, तो शायद आप लोग को नहीं मिला होगा, नहीं तो फिजिक्स वगैरह में कहीं मिला होगा तो मिला होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के समय। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो P टोटल होता है वो PA प्लस PB के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर P टोटल PA प्लस PB के इक्वल होता है तो हम यहां बोल सकते हैं कि PA के जगह हमारे पास क्या है, PA0 XA, और प्लस PB के जगह हमारे पास क्या है, PB0 XB। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रॉल्स लॉ में सबसे ज्यादा आता है। हालांकि बड़ा रफली समझाएं, इसको अलग से डिटेल में अभी हम यहां समझाएंगे, समझे बात को? तो बाबू रॉल्स लॉ वही है, एक बार फिर से समझ लो कि हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में हमारे पास सॉल्वेंट था जिसको हम क्या, जिस प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या लिए, PS0, उसका मोल फ्रैक्शन हम क्या ले लिए, XS, ठीक है। जब सॉल्यूट ऐड किए तो अब वो प्योर नहीं रहा, तो उसके वेपर प्रेशर को हम क्या कंसीडर कर लिए, PS, किसके, सॉल्वेंट के ही। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो PS इज इक्वल टू क्या हो गया, PS0 इंटू XS। हम A लेंगे तो PA इक्वल टू PA0 XA होगा, हम B लेंगे तो PB इक्वल टू PB0 XB होगा। समझ गए बात को? आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इस चीज को हम फिर से समझाते हैं। ये मिटाए ना इधर का, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर a binary solution of component A and B, ठीक है। सपोज हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं A और B कंपोनेंट का, let PA and PB be the partial vapor pressure, PA0 and PB0 be the pure partial vapor pressure, और XA and XB
बी द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर हम यहां पर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो रॉल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बाबू, अगर हम ए के लिए लिखते हैं तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स। क्लियर है। सिमिलरली यहां हम लिख भी सकते हैं सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग पी टोटल जो है वो इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी का। ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो जब पी टोटल पी ए प्लस पी बी का इक्वल होगा तो हम पी टोटल इक्वल टू पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए, और प्लस हम पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी। आप दो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आप ये वाला चला ना, ये ध्यान में रखेंगे। बात ऐसा है कि कोई भी लॉ अगर कोई फॉर्मूला देकर जाता है तो बिना उसका न्यूमेरिकल बनाए मतलब कंप्लीट नहीं होता है, और इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल का बनता है। ठीक है, तो अब आज टाइम ओवर हो रहा है, इस वजह से हमको तो इतना ही रखना पड़ेगा, आज इसको इनकम्प्लीट ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास फिर हम यहीं से कंटिन्यू लेकर चलेंगे ताकि फिर से इसको समझा के और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना सकें। तो बाबू नेक्स्ट क्लास आप लोग एब्सेंट मत मारिएगा, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको हम स्ट्रिक्टली ये बात बता दें कि क्लास रेगुलर आइए। ठीक है ना, क्लास आकर और अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग देख के काम मत चलाइए। रिकॉर्डिंग 2 क्लास बाद अपलोड करेंगे अब हम।